गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस जुनजुई को मारने के लिए जूनक्यान आई होती है। तभी मिस जुनजुई जूनक्यान के पेट में खंजर घोंप देती हैं और उसे वहीं पे ज़मीन पे ढकेल देती हैं और सुसु से कहती हैं जल्द से जाओ और इसके फादर के पास इसे छोड़ के आओ। और तभी मिस जुनजुई की कैट उन्हें ला करके एक स्पिरिचुअल स्टोन देती है और इस स्पिरिचुअल स्टोन को दे करके कहती है कि मिस आप जल्द से जल्द इसकी पावर को कंज्यूम करके आप ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। तभी मिस जून कहती हैं इस स्पिरिचुअल स्टोन में मानती हूँ मैं कि अर्थ और हेवन का प्योर ऑरा है, मगर मैं इस स्पेशल स्टोन को कितना भी कंज्यूम कर लूँ मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती क्योंकि इस स्पेशल स्टोन की पावर बहुत ही कम है। तभी उसकी कैट कहती है कि मिस तब हम क्या करें, और वहाँ पे कैट काफ़ी उदास हो जाती है। तभी मिस जून कहती हैं कि मैंने सुना है कि फैंग सिटी के स्पेशल स्टोन ऑप्शन में काफ़ी स्पेशल स्टोन बेचे जाते हैं, हम वहाँ चल के अपने लिए कोई स्पेशल स्टोन खरीद सकते हैं। तभी ये सुन करके मिस जून की कैट मिस जून से कहती है मिस तब तो हमें जल्द से जल्द वहाँ चलना चाहिए क्योंकि अगर आप कल्टीवेट करके पावरफुल बन गई तो आप मुझे इस कैट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रख सकती हैं क्योंकि मैं अब ब्रेसलेट में कैद रह करके नहीं रहना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस जून कहती हैं कि ठीक है हम वहाँ पे चलेंगे। और ये सुन करके मिस जून की कैट वहाँ पे डांस करने लगती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है क्योंकि अब उसे उस ब्रेसलेट में कैद होकर के नहीं रहना होगा। और ये देख करके मिस जून काफ़ी खुश हो जाती हैं कि उसकी कैट काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। और तभी मिस जून कहती हैं कि अब हमें जल्द से जल्द जा करके पैकिंग स्टार्ट करनी होगी और फैंग सिटी में जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि आज ही फैंग सिटी में ऑप्शंस स्टार्ट होंगे क्योंकि ये एक महीने में एक बार ही होते हैं और आज इस महीने की पहली तारीख है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है सुसु मिस जून क्वीन को उसके फादर ली तियांग के पास लेकर के आ जाती है घायल अवस्था में। और ये देख करके ली तियांग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सुसु की गर्दन पकड़ के उठा देता है और कहता है कि जब मिस जून जुई इसको मार रही थी तो तुम कहाँ थी। तभी सुसु कहती है कि मुझे माफ़ करें मास्टर, जैसा कि मिस जून ने मुझसे कहा मैं वैसा की हूँ, अगर मैं यहाँ इनको लेकर के नहीं आती तो अब तक आपकी बेटी की जान जा चुकी थी और मैं भला क्या कर सकती हूँ मिस जून जुई का, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके सामने आप भी नहीं टिक पाते हैं। तभी ये सुन करके ली तियांग उसे उठा करके फेंक देता है और कहता है दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। और यहाँ पे ली तियांग काफ़ी भड़क रहा होता है। तभी ली तियांग को शांत करने के लिए उसका एल्डर आ जाता है और कहता है मास्टर प्लीज़ आप शांत हो जाएं। और फिर कहता है कि मास्टर जहाँ तक मुझे पता चला है कि जून वैन आपकी बड़ी बेटी वो जल्द से जल्द यहाँ आने वाली है और उसके साथ में जून ली आने वाला है जो कि इंपीरियल सिटी का मैनेजर है। ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ली तियांग। तभी ली तियांग कहता है कि जल्द से जल्द जून वैन को यहाँ पे बुलाओ और उससे कहो कि ये जून जुई का काम जल्द से जल्द तमाम कर दे। तभी उसका मैनेजर कहता है कि मैंने पता किया है कि मिस जून वैन अभी फैंग सिटी जाएंगी, वहां से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को लेने की। सुन करके ली तियांग और खुश हो जाता है और कहता है अपने एल्डर से कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है, अगर मेरी बेटी उस ऑप्शन हाउस में जा करके कोई बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट कर लेती है और उसके ऑरा को कंज्यूम करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हमें तब और मज़ा आएगा जुनजुई को मरते हुए देख करके, क्योंकि मैं उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को नर्क बना करके रख दिया है। और तभी उसका एल्डर कहता है कि मास्टर अब घबराएं मत, जल्द से जल्द मिस जून वैन आ जाएंगी क्योंकि हमने उनको पैगाम भिजवा दिया है। ये सुन करके ली तियांग कहता है यहाँ पे मुझे थोड़ी खुशी हुई, मगर मैं अभी अपनी छोटी बेटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि उसके पेट में खंजर घोंप दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी जा करके किसी अल्केमिस्ट को बुलाओ और मेरी बेटी के इस घाव को भरने की कोशिश करो। ये सुनकर के एल्डर कहता है कि मास्टर मैंने बहुत पहले ही डॉक्टर जोंग को बोल दिया है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर आकर के आपकी बेटी का इलाज कर देंगे। ये सुनकर के ली तियांग कहता है कि सुसु तुम अभी भी यहाँ पे खड़ी हो, जाओ तुरंत और पता करो मिस जून क्या कर रही है और उसकी एक एक खबर मुझे ला करके देना। ये सुनकर के सुसु वहाँ से चली जाती है। तभी ली तियांग कहता है कि मैं इन्हीं हाथों से जुनजुई का गला दबाना चाहता हूँ। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस जुनजुई स्पिरिट स्टोन ऑप्शन हाउस के बाहर आ जाती है और वो देखती है उनके सामने एक लॉयन की मूर्ति होती है जो कि 3rd लेवल स्पिरिट स्टोन की आइज उस लॉयन की आंखों में लगी होती है। और तभी मिस जुनजुई कहती हैं कि मानना पड़ेगा ये ऑप्शन हाउस
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोन्स को रखा हुआ है, क्यों के लिए इसने सिर्फ अपनी मूर्ति में ही 3rd लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन को लगा के रखा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं उसके सामने 2 गार्ड आकर के रोक देते हैं और कहते हैं तुम गरीब लड़की अंदर कैसे एंटर कर सकती हो, ना ही तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, तो बेटर यही है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पे मिस जूनजुई की बेइज्जती करने लगते हैं। मिस जूनजुई यहीं खड़ी रहती हैं और तभी हम देखते हैं मिस जून वैन की गाड़ी आ जाती है। ये देख करके एक सिपाही दौड़ करके जाता है अपने मास्टर को बुलाने के लिए और वो अपने मैनेजर को बुला करके बाहर लाता है। तभी उसका मैनेजर देखता है कि उसके सामने मिस जून वैन और साथ में जून ली आए होते हैं। इस चीज़ को देख करके मिस जूनजुई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उनकी कैट कहती है कि मिस आप इन्हें पहचानती है? तभी मिस जूनजुई कहती है ये एक मेरी कज़न सिस्टर और साथ में जून ले, इन दोनों ने ही जूनजुई को बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उस ऑप्शन हाउस का मैनेजर आ जाता और तुरंत मिस जून वैन को ग्रीट करके कहता है कि मिस आप 5 साल बाद इंपीरियल सिटी से वापस आ रही हैं, आपने स्पिरिचुअल आर्ट सीखने के बाद पहली बार हमारे इस ऑप्शन हाउस में कदम रख रही हैं, आपका स्वागत करते हैं। तभी मैनेजर पूछता है कि मिस आपके साथ में ये दूसरा बंदा कौन है? तभी मिस कहती हैं कि ये इसका नाम है जून ली और ये इंपीरियल सिटी का मैनेजर है। ये सुन करके तुरंत मैनेजर उन्हें भी ग्रेट करता है और तुरंत कहता है मिस आप जल्दी से जल्दी हमारे पवेलियन के अंदर चलें, आपका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तभी मिस जून वैन वहाँ पे चली जाती हैं, मगर यहाँ पे मिस जूनजुई को वो पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि वो कई सालों बाद मिस जूनजुई को देखती हैं, इस वजह से वो पहचान नहीं पाती। तभी मिस जूनजुई अपने पास से कुछ पैसा निकाल कर उस गार्ड को दे करके यानी कि घूस दे करके अंदर चली जाती हैं और वो मार्केट में घूमते हुए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को देखना शुरू करती हैं और तभी वहाँ पे कीपर आ जाती है। तभी मिस जूनजुई कहती हैं इन सारे स्टोन के शेप अलग क्यों हैं? तभी शॉपकीपर कहती है कि ये सारे स्टोन हमारे खदान से सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये एक तरीके का बेट है, आप कोई भी स्टोन खरीदेंगी, अगर उसमें से कोई भी स्प्लिट स्टोन निकलता है वो आपका होगा, अगर नहीं निकलता है तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। मिस जूनजुई की कैट कहती है वैसे ये काम तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, क्योंकि आप जानती है मैं एक स्प्रिट हूँ और मैं यहाँ पे अंदर झाँक सकती हूँ इन स्पिरिचुअल स्टोन के, कौन से स्टोन में कौन सा स्पिरिचुअल स्टोन है। तभी मिस जूनजुई कहती है मैं जानती हूँ। तभी शॉपकीपर कहती है कि मिस आप कौन सा यहाँ पे स्टोन खरीदना चाहेंगी? तभी मिस जूनजुई कहती हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, और जैसे ही शॉपकीपर उन्हें कुछ समझा ही रही होती है तभी वहाँ पे वैन आ जाता है जो कि फैंग सिटी का किंग का बेटा होता है और वो तुरंत आकर के कहता है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे आएंगी और मैंने सोचा भी नहीं था कि आपसे मेरी यहाँ पे मुलाकात होगी। और तभी मिस जूनजुई एक स्टोन पे हाथ रखती हैं और जैसे ही उस स्टोन पे हाथ रखती हैं तुरंत मिस जून वैन की सर्वेंट आकर के उस स्टोन को लेकर के चली जाती है और ये देख करके मिस जूनजुई की कैट भड़क जाती है और तुरंत मिस वैन के ऊपर अटैक कर देती है और मिस वैन इसकी वजह से एकदम गुस्सा आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हारी कैट की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? तभी मिस जूनजुई कहती हैं कि तुमने मेरा स्पिरिचुअल स्टोन क्यों उठाया? इस बात को सुनकर के फैंग भी बोलता है कि मेरे सामने ही तुमने मिस जूनजुई का स्पिरिचुअल स्टोन उठाया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मगर मिस जून वैन अपने ही घमंड में रहती है और वो बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बीच में बोलोगे। तब जून ले तुरंत मिस जून वैन को शांत कराता है और कहता है ये हमारे फोर्थ प्रिंस हैं। और ये सुन करके मिस जून वैन तुरंत उसे ग्रीट करके कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे फोर्थ प्रिंस हैं। और तभी जून ले भी फोर्थ प्रिंस से माफी मांगते हैं। तभी जून वैन कहती है कि इस गरीब सी लड़की के लिए प्रिंस आप हमसे बहस कर रहे हैं, और रही बात इस गरीब और फटीचर लड़की की, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इस पवेलियन में आने की? तभी इस बात को सुनकर के प्रिंस भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त को मेरे सामने बेइज्जत कर रहे हो। और तुरंत वहां पे वो अपने मैनेजर को बुला के कहता है इस लड़की को धक्के मार करके बाहर निकाल दो। तभी उसका मैनेजर कहता है कि मास्टर आप एक बार सोच लें, ये जून फैमिली की मेस है और फैंग सिटी में ये 2 ही मेजर फैमिली, आप अगर इन्हें निकाल दें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। मगर यहाँ पे प्रिंस उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि अब भी ये मेरी एक फ्रेंड को बेइज्जत कर रही है और आगे चल के ये मेरे कुछ और फ्रेंड्स को परेशान करे, इससे बेहतर होगा कि इसे धक्के मार करके यहाँ से निकाल दो। तभी वहाँ पे आसपास के लोग भी कहते हैं ये सब तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे जून फैमिली को इतना बेइज्जत किया जा रहा है। तभी मैनेजर और भी ग्रीट करके माफी मांगने लगता है। तभी मैनेजर कहता है क्यों ना हम इसका बीच का रास्ता निकाल लें। तभी प्रिंस वहाँ पे शांत रहता है। तभी जून वैन कहती है क्यों ना हम एक कंपटीशन यहाँ पे रख लें, अगर मैं कंपटीशन जीतती हूँ ये लड़की अपने घुटनों के बल बैठ करके भोगते हुए इस पवेलियन से बाहर जाएगी और बोलेगी कि मैं सबसे घटिया और बेकार लड़की हूँ। इस बात को सुन करके प्रिंस और भी भड़क जाता है, कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ही सामने मेरे दोस्त को उल्टा सीधा बोला। तभी मिस जून वैन कहती है मैं तो यहाँ पे सिर्फ शर्त लगा रही हूँ, अगर इस लड़की को डर लगता है तो वो यहाँ से जा सकती है। और तभी पब्लिक में भी यही बात होने लगती है कि इन लोगों के बीच में कंपटीशन ही हो जाना चाहिए, वही सही रहेगा। और ये सुन करके प्रिंस कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी मिस जून
जुई बोलती हैं कि तो ठीक है, तुम अगर चाहती हो कि हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो, तो कॉम्पिटिशन होकर के रहेगा। तो मगर इस कॉम्पिटिशन के कुछ रूल्स क्या होंगे और इसको जज कौन करेगा? तो प्रिंस कहता है इस कॉम्पिटिशन को मैं जज करूँगा, मगर मैं फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ मिस जुनजुई, आप इस कॉम्पिटिशन को ना खेलें क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर तभी मिस जुनजुई कहती हैं प्रिंस मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी, आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। तभी प्रिंस कहता है मुझे आप पर भरोसा है। यहाँ पे मिस जुनजुई का और जून वैन का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला हो रहता है। तभी मिस जून वैन कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी क्वालिफाई हो कि तुम मुझे हरा पाओगे और मैं तो उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब घुटनों के बल बैठ करके भोगते हुए इस पवेलियन से बाहर जाओगी। तभी हम देखते हैं प्रिंस यूतियान अपनी सर्वेंट को बुला करके उससे कहता है कि जा करके मिस जुनजुई के लिए कुछ अच्छे से स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर के आओ। और प्रिंस मिस जुनजुई से कहता है कि इस कंपटीशन में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप परेशान मत हो। तभी मिस जुनजुई उसे घूरती हैं और वो वहीं पे डर जाता है और कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत सकती हूँ, मैं इस कंपटीशन से खुद से जीतूंगी। भले ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और मेरा लेवल इतना कम है कि मैं यहाँ पे किसी भी स्पिरिचुअल स्टोन को पिक नहीं कर सकती, मगर मेरी कैट मेरी जगह इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और वो इस कंपटीशन में मेरे लिए सारे स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट करेगी। और तभी उसकी कैट वहां से जाकर के कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट करती है। तभी प्रिंस कहता है आखिर आप इस कैट के ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? तभी मिस जुनजुई कहती हैं तुम इस चीज को लेकर के परेशान मत हो, मेरे लिए ये कैट ही सारे स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट करेगी। और तभी उनकी कैट सारे स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट कर लेती है और वहां पे खड़ी हुई सारे स्पिरिचुअल स्टोन को अपने लिस्ट में लिख लेती है जो कि मिस जुनजुई की कैट ने सेलेक्ट किया था। और तभी हम देखते हैं मिस जून वैन पीछे से आके कहती है ऐसे कचड़े तो मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहती हो तो मुझसे ले लो, क्योंकि मिस जुनजुई के सारे स्पिरिचुअल स्टोन काफी गंदे दिख रहे थे। और तभी हम देखते हैं मिस जुनजुई अभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो शांति से वहीं खड़ी रहती हैं। प्रिंस कहता है कि जून वैन तुम जा करके पहले अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को सेलेक्ट करो और यहाँ पे खड़े होकर के बकवास करने से अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तभी जून वैन जा करके अपनी पावर से उन सारे के सारे स्टोन को चेक करती है और कुछ अमेजिंग से स्टोन को बाहर निकालती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं इस बार इस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाली हूँ, क्योंकि मिस जून वॉन को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये उसकी कज़न है जून जुई, जिसको वो मारना चाहती है। ये दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर के आ जाती हैं और तभी प्रिंस मिस जून जुई को बताता है कि ये सारे स्टोन 10 लेवल में बटे हुए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, गोल्ड, कलर स्टोन और कलरलेस स्टोन। और प्रिंस फिर बोलता है कि अरे इस ऑप्शन हाउस में सिर्फ सेकंड लेवल का स्पिरिचुअल स्टोन ही पाया गया है, जो कि सबसे हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन का कोर है। और अभी ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और हमें स्टोन चेकर को बुलाया जाता है और वो स्टोन चेकर आकर के सीधा मिस जून वैन का स्टोन चेक करता है अपनी शॉट से और बोलता है कि आपके स्टोन में जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, क्योंकि इस स्टोन के ऊपर ब्लैक लाइंस है और आप जानती हैं जिस भी स्टोन के ऊपर ब्लैक लाइंस होगी उसकी एनर्जी को आप कंज्यूम नहीं कर सकती हैं और ये स्पिरिचुअल स्टोन पूरी तरीके से वेस्ट है। ये सुन करके सारे लोग बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि जून वैन इस कमजोर सी लड़की से लगता है हार जाएगी। मिस जून वैन के साथ आया हुआ वो दूसरा बंदा जून ली बोलता है स्टोन चेकर मास्टर से कि आप एक बार और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करें, ऐसा नहीं हो सकता कि जून वैन गलत फैसला ले। और तभी वो स्टोन चेकर तुरंत उस स्टोन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करने लगता है और कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। तभी मिस जून वैन बोलती हैं मानती हूँ कि इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मगर आप इसे तोड़ करके देखें, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का कोर होगा। ये सुन करके वो स्टोन चेकर एकदम शॉक में आ जाता है और तभी मिस जून वैन कहती हैं कि देर किस बात की है, आप जल्दी से मेरे सारे स्टोन को तोड़िए और देखिए क्या उसके अंदर कोई कोर है भी या नहीं। इस बात को सुन करके स्टोन चेकर तुरंत अपनी शॉट से उस स्टोन के ऊपर अटैक करता है और उस स्टोन को चकना चूर कर देता है। तभी सारी पब्लिक एकदम शॉक में आ जाती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, ये अपना सारा स्टोन खराब करना चाहती है जून वैन। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उस स्टोन चेकर ने सारे स्टोन को तोड़ा था उसमें से कुछ स्टोन के कोर निकलते हैं। एक होता है सेकंड लेवल का स्पिरिचुअल कोर और एक में निकलते हैं 2 1 लेवल के स्पिरिचुअल कोर और ये अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड होता है। और मिस जून वैन ने फैंग सिटी के स्पिरिचुअल स्टोन के चेकिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अब
मिस जून वैन इस सिटी के नंबर 1 ड्रोन चेकिंग रिकॉर्ड बना चुकी थी। ये सुन कर के मिस जून वैन एकदम खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अब तो मैं बस चाहती हूँ कि ये लड़की अपने घुटनों के बल बैठ करके और यहाँ से भोंकते हुए बाहर निकले। आ रही थी मिस जुनजुई के स्टोन को चेक करने की और जैसे स्टोन चेकर मिस जुनजुई के स्टोन पे शॉट मारता है, उसमें से ग्रीन कलर का ऑरा निकलता है। ये देख करके प्रिंस कहता है ये तो 4th लेवल का ग्रीन स्टोन है और तभी मिस जुनजुई कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी कैट सही फैसला लेगी। इस चीज़ को देख करके जून वैन भी शॉक्ड हो जाती है। तभी मिस जुनजुई की कैट अपनी पावर से सारे स्टोन को तोड़ देती है और उसमें से निकलता है 2 लेवल का रेड स्टोन, 2 लेवल का ऑरेंज स्टोन और 2 लेवल का येलो स्टोन। ये देख करके वहाँ पे खड़ी हुई सारी की सारी पब्लिक एकदम शॉक में आ जाती है और मिस जून जुई यहाँ पे कंपटीशन जीत जाती हैं। और तभी वहाँ का मैनेजर बोलता है कि मिस जून जुई तो हेवनली जीनियस है और ये इन्होंने अब फैंग सिटी में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिकॉर्ड अब कोई और बना पाएगा। ये बात सुन करके मिस जून वैन एकदम शॉक में और गुस्से में हो जाती। तभी जून जुई उसके पास जाके बोलती है कि तुम कुछ भूल रही हो, हमारी शर्त के अकॉर्डिंग तुम्हें घुटनों के बल बैठ करके यहाँ से रेंगते हुए और भोंकते हुए जाना होगा। तभी मिस जून जुई की कैट जून वैन के ऊपर अटैक कर देती है और उसके घुटने पे अटैक करके उसे घुटनों के बल ले आती है और तभी हम देखते हैं जून वैन वहाँ से उठने की कोशिश करती है। तभी जून ले आकर के उसके कंधे को पकड़ करके नीचे बैठा देता है। तभी जून वैन कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी जून ले कहता है प्रिंस है यहाँ पे, तुम्हें ये शर्त को पूरा ही करना होगा और तुम्हें यहाँ रेंगते हुए बाहर जाना होगा। जुनजुई कहती है घुटनों के बल रेंगते हुए नहीं, साथ में तुम्हें भोंकना भी होगा। तभी जुनजुई अपने मन में सोचती है कि इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, यानी कि जुनजुई को मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और तभी वो रेंगते हुए बाहर जाने लगती है और ना चाहते हुए वो मिस जुनजुई की बात मान लेती है। तभी मिस जुनजुई अपने मन में सोचती हैं इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो बेहतर ये होगा इन लोगों से एक बार मैं सॉरी बुलवा करके ही रहूँगी। और तभी उसे रोक करके कहती हैं तुमने एक और चीज़ नहीं बोली, वो थी तुमने अभी तक मुझे सॉरी नहीं बोला। तभी वो मुड़ करके मिस जुनजुई से सॉरी बोलती है और वहाँ से रेंगते हुए भोंकते हुए निकल जाती है। और यहाँ पे मिस जुनवैन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है और वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कहती है कि मैं एक ना एक दिन तुमसे बदला लेकर के रहूँगी, तुम ये याद रखना। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है लेतियान का मेंशन का सीन, जहाँ पे जुनजुई और जूनले आए हुए रहते हैं लेतियान से मिलने के लिए। तभी जूनले बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुम्हें यहाँ से जुनजुई को रास्ते से हटाना था, तुमने ये भी काम अच्छे से नहीं किया, तो उससे बेहतर होता कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। तभी लेतियान बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और चोरी छुपे बैठ करके वो कल्टीवेशन करती थी। अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं भी उसके सामने टिक पाऊँ ना। मैं जून फैमिली के मैनेजर का कहा कैसे नहीं मानता। तभी जूनले बोलता है उसका तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी जून वैन बोलती है मैं तो उसको अपने हाथों से मारूंगी। और ये कह करके वो दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लेतियान ने मिस जून को एक लेटर दिया होता है जो कि डिनर का लेटर होता है। तभी उसकी कैट आकर के मिस जून जुई की कहती है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ फिशी लग रहा है और लेतियान ऐसे आपको डिनर के लिए बुला रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी। तभी मिस जून जुई बोलती हैं मैं उन लोगों से नहीं डरती और उन लोगों को तो मैं चुटकियों में मसल सकती हूँ, मगर मैं फिर भी उन लोगों का रियल फेस देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लोग कितने हद तक नीचे गिर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं मिस जुनजुई के छत से कोई उन्हें देख रहा होता है जिसका नाम ली यू यांग होता है, जिसे इवल एम्परर ने जुनजुई की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे तैनात किया था, क्योंकि इवल एम्परर यहाँ से जा चुका था और उसे जुनजुई की काफ़ी फिक्र थी। तभी वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता इस लड़की को किसी की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है कि इसे किसी